B.Ed नोट्स विभिन्न राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए तैयार किए गए हैं। कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स B.Ed परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें CTET और सभी राज्यों की CET पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। 2 महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा के लाभ। आर्थिक सशक्तिकरण। शिक्षा से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनती हैं। पढ़ाई से वे बेहतर रोजगार अवसर पा सकती हैं और अपनी आय बढ़ा सकती हैं। स्वास्थ्य और पोषण। पढ़ी लिखी महिलाएं अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में बेहतर निर्णय ले सकती हैं। वे बच्चों को भी स्वस्थ जीवन शैली और अच्छे पोषण के बारे में बता सकती हैं। सामाजिक सशक्तिकरण। शिक्षा से महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होती हैं और समाज में अपनी भूमिका को समझती हैं। यह महिलाओं को लिंग समानता की दिशा में प्रेरित करता है। समानता का बढ़ावा। महिलाएं जब शिक्षा प्राप्त करती हैं तो समाज में लिंग आधारित भेदभाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाती हैं। 3. भारत में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा की स्थिति। साक्षरता दर। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर में पिछले कुछ दशकों में सुधार हुआ है, लेकिन अब भी यह पुरुषों के मुकाबले काफी कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% थी। शिक्षा के अवसर। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसर बहुत सीमित हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक बंधन। गरीबी और परिवार की पारंपरिक सोच अक्सर लड़कियों के शिक्षा के रास्ते में रुकावट डालते हैं। स्कूल छोड़ने की दर। विशेष रूप से कक्षा 8 तक लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर पुरुषों के मुकाबले अधिक है। इसके पीछे मुख्य कारण शादी, घर के काम और सुरक्षा संबंधी समस्याएं हैं। 4. सरकारी योजनाएं और पहलें। भारत सरकार ने महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा के लिए कई योजनाएं और पहलें शुरू की हैं, जिनमें प्रमुख हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना। यह योजना लड़कियों के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत समाज में लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने और लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर देने की कोशिश की जाती है। मिड डे मील योजना। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में मिड डे मील मुफ्त खाना प्रदान किया जाता है, ताकि बच्चों को स्कूल आने की प्रेरणा मिल सके। यह विशेष रूप से लड़कियों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह उनके स्कूल छोड़ने की दर को कम करने में मदद करता है। सर्व शिक्षा अभियान SSA। यह योजना 2001 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना था, खासकर लड़कियों के लिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV। यह योजना गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों के लिए निवासी विद्यालयों की स्थापना करती है, ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सकें। महिला सशक्तिकरण योजना। यह योजना महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना और उन्हें समाज में समान दर्जा देने पर जोर देती है। 5. महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा में आने वाली चुनौतियां। पारिवारिक और सामाजिक दबाव। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को घर के कामों में मदद करने के लिए स्कूल छोड़ने का दबाव होता है। विवाह के बाद शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता। सुरक्षा की चिंता। किशोर लड़कियों को स्कूल जाते समय सुरक्षा की समस्याएं होती हैं, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों या दूरदराज के इलाकों में। आर्थिक कठिनाइयां। गरीब परिवारों में अक्सर लड़कियों को शिक्षा के बजाय घर के कामों में लगाया जाता है। कई बार लड़कियों को मूलभूत सुविधाओं जैसे किताबें, यूनिफॉर्म और यात्रा के खर्च के कारण शिक्षा से वंचित रखा जाता है। पारंपरिक सोच। समाज की कुछ परंपराएं और मानसिकताएं लड़कियों की शिक्षा को दूसरे दर्जे का मानती हैं,
जैसे कि यह लड़कियों की शादी के बाद उपयोगी नहीं होगी। स्वास्थ्य और स्वच्छता की समस्या। लड़कियां, खासकर गांवों में, मासिक धर्म जैसी स्वच्छता से संबंधित समस्याओं के कारण स्कूल नहीं जाती। उन्हें पानी और स्वच्छता की उचित व्यवस्था न होने के कारण स्कूल में जाने में दिक्कत। 6. महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उपाय। लड़कियों के लिए विशेष शिक्षा योजनाएं, विशेष पाठ्यक्रम, छात्रवृत्तियां और शिक्षण कार्यक्रम जो लड़कियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हों। जागरूकता अभियानों का संचालन। समाज में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि लड़कियों की शिक्षा के महत्व को समझा जा सके। सुरक्षा और स्वच्छता की व्यवस्था। स्कूलों में स्वच्छता और महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए जाने चाहिए, जैसे स्वच्छ शौचालय और यात्रा के लिए सुरक्षित मार्ग। पारिवारिक सहयोग और समर्थन। लड़कियों के परिवारों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना जरूरी है ताकि वे अपनी बेटियों को स्कूल भेजने में सहयोग करें। महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा से केवल उनका व्यक्तिगत विकास ही नहीं होता, बल्कि इससे पूरे समाज और राष्ट्र की प्रगति भी होती है। लड़कियां जब सशक्त होती हैं, तो वे समानता, विकास और समृद्धि के नए रास्ते खोलती हैं। महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रयास। एफर्ट्स मेड फॉर वुमेन एजुकेशन। भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और प्रयास किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रयास निम्नलिखित हैं। सरकारी योजनाएं। सर्व शिक्षा अभियान (SSA) यह योजना 2001 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा देना था, जिसमें लड़कियों को प्राथमिकता दी गई। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि लड़कियों की स्कूल में नामांकन और उनकी शिक्षा की दर बढ़ाई जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों के प्रति समाज की सोच में बदलाव लाना और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) यह योजना गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों के लिए निवासी विद्यालयों की स्थापना करती है ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सकें। KGBV में खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है। महिला शिक्षा के लिए आर्थिक प्रोत्साहन। छात्रवृत्तियां और स्कॉलरशिप्स। कई सरकारी और निजी संस्थाएं लड़कियों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करती हैं ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। ये छात्रवृत्तियां विशेष रूप से दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों की लड़कियों के लिए होती हैं। समाज में जागरूकता फैलाना। विभिन्न NGO और सरकारी एजेंसियां महिला शिक्षा के महत्व को लेकर जागरूकता अभियान चला रही हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा की आवश्यकता को बढ़ावा देती हैं और लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना करती हैं। संरचनात्मक सुधार। स्कूलों में स्वच्छता की सुविधाएं और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा लड़कियों के लिए विशेष छात्रावासों और परिवहन व्यवस्था की शुरुआत की गई है ताकि वे सुरक्षित रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकें। आचार्य राममूर्ति समिति की सिफारिशें। रिकमेंडेशंस ऑफ आचार्य राममूर्ति कमेटी ऑन विमेन एजुकेशन। आचार्य राममूर्ति समिति का गठन 1990 में महिला शिक्षा के मुद्दों पर विचार करने के लिए किया गया था। इस समिति ने महिला शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की। इन सिफारिशों में प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे। महिला शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं। आचार्य राममूर्ति समिति ने महिला शिक्षा को प्राथमिकता देने की सिफारिश की। इसके तहत सरकार को लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। गांव और दूरदराज इलाकों में शिक्षा के अवसर।
समिति ने विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए योजनाओं का निर्माण करने की सिफारिश की। इसमें स्कूलों की दूरी, प्रवेश की प्रक्रिया और अच्छी शिक्षण सामग्री को लेकर सुधार करने की आवश्यकता जताई गई। आर्थिक और सामाजिक समर्थन। समिति ने आर्थिक सहायता और सामाजिक समर्थन को बढ़ावा देने की सिफारिश की। इसमें छात्रवृत्तियां, स्कूलों में मुफ्त किताबें और पढ़ाई में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारी मदद की बात की गई। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। आचार्य राममूर्ति समिति ने यह सिफारिश की कि महिला शिक्षा के साथ साथ उन्हें वर्तमान और भविष्य के कौशल प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। यह उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बना सकता है। निष्कर्ष। महिला शिक्षा न केवल महिलाओं के व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी अहम भूमिका निभाती है। आचार्य राममूर्ति समिति की सिफारिशें महिला शिक्षा के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और इनका प्रभावी कार्यान्वयन समाज में समानता और सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। भारतीय संविधान में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, दोनों ही भारतीय नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करते हैं। ये अधिकार और कर्तव्य संविधान के महत्वपूर्ण भाग हैं, जो नागरिकों की स्वतंत्रता, न्याय, समानता और भाईचारे को सुनिश्चित करते हैं। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है, जो नागरिकों को उनके जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, धारा 14 से 18 तक। यह अधिकार सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस अधिकार के तहत निम्नलिखित बातें शामिल हैं। कानून के समक्ष समानता, सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान रूप से देखा जाएगा, धारा 14। समान अवसर, किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिया जाएगा, धारा 16। अशुद्ध भेदभाव निषेध, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, धारा 15। अत्याचार के खिलाफ संरक्षण, अत्याचार और अमानवीय व्यवहार से बचाव, धारा 17। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, धारा 19 से 22 तक। यह अधिकार व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है, जैसे स्वतंत्रता से बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार, धारा 19(1)(a)। स्वतंत्रता से किसी को स्थानांतरित करने का अधिकार, धारा 19(1)(d)। संविधान के तहत किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, धारा 21। गिरफ्तारी और स्वतंत्रता का अधिकार, धारा 22। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धारा 25 से 28 तक। यह अधिकार नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, धार्मिक विश्वासों को फैलाने और धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके अंतर्गत किसी भी धर्म को अपनाने, फैलाने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, धारा 29 और 30। इस अधिकार के तहत किसी भी नागरिक को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण का अधिकार है। यह अधिकार विशेष रूप से सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। सामाजिक न्याय का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, धारा 23 और 24। यह अधिकार नागरिकों को शोषण से बचाता है
और उन्हें मानव तस्करी, बाल श्रम आदि के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। मानव तस्करी और श्रमिकों का शोषण निषेध धारा 23, बाल श्रम निषेध धारा 24, संवैधानिक उपायों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज धारा 32। इस अधिकार के तहत यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में ह्यूबियस कॉर्पस, मंदमस और प्रोबेशन जैसी याचिकाएं दायर कर सकता है। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। इन कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों को अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो अनुच्छेद 51 में वर्णित हैं। इन कर्तव्यों के पालन से समाज में सामाजिक और राष्ट्रीय सद्भाव बना रहता है। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना, संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करना, राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा और विश्वास रखना, देश के विकास में अपना योगदान देना, पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पारंपरिक संस्कृति, धरोहर और अन्य सामाजिक मूल्य की रक्षा करना, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत विकास के लिए प्रयास करना, बालकों और माताओं के लिए कर्तव्यों को समझना और उनका पालन करना, जिम्मेदार नागरिक के रूप में व्यावहारिक जीवन जीना। मूल अधिकारों और कर्तव्यों में अंतर। कानूनी स्थिति। मूल अधिकार संविधान द्वारा दिए गए ऐसे अधिकार हैं जिन्हें नागरिकों को प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है, और यदि इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो नागरिक सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं। मूल कर्तव्य संविधान में केवल नागरिकों को सलाह देने के रूप में दिए गए हैं, हालांकि ये संविधान के अनुशासन में हैं, लेकिन इनका उल्लंघन कानूनी कार्रवाई का कारण नहीं बनता है। कर्मों की दिशा। मूल अधिकार नागरिकों को विशेष स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करते हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों से अपेक्षित होते हैं, जिनका पालन करना उनका कर्तव्य है, ताकि समाज में सशक्त और जिम्मेदार नागरिक पैदा हो सकें। निष्कर्ष। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों को समान रूप से जिम्मेदार और सशक्त बनाते हैं। जहां एक ओर मूल अधिकार नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं मूल कर्तव्य उन्हें समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने से एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना संभव है। 13 इम्पोर्टेंस एंड क्राइटिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भारत में मूल अधिकारों का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। मूल अधिकार भारतीय संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार प्रदान करते हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा करना है। इन अधिकारों का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। 1. व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। मूल अधिकार नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूरा संरक्षण प्रदान करते हैं, जैसे स्वतंत्रता से बोलने, अपने धर्म को पालन करने और अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार। ये अधिकार नागरिकों को किसी भी प्रकार के अत्याचार से बचाने में मदद करते हैं। 2. समानता और गैर भेदभाव। समानता का अधिकार सभी नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यह संवैधानिक प्रावधान भारत में समानता और न्याय की नींव रखता है। 3. न्याय के लिए कानूनी अधिकार। मूल अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि न्याय की प्राप्ति
4. सामाजिक न्याय की सुरक्षा। मूल अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि शोषण, मानव तस्करी, बाल श्रम और धार्मिक उत्पीड़न जैसी समस्याओं से बचाव किया जा सके। इस प्रकार ये अधिकार सामाजिक न्याय के लिए एक ढांचा तैयार करते हैं। 5. लोकतंत्र को सशक्त बनाना। मूल अधिकार भारतीय लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। यह नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का अधिकार देते हैं। इस प्रकार ये अधिकार नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को संरक्षित करते हैं। 6. सुरक्षा और पारदर्शिता। नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ मूल अधिकार लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं के पारदर्शिता और विरोधी शक्तियों से सुरक्षा का उपाय करते हैं। उदाहरण के तौर पर कानूनी प्रक्रिया का पालन और गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण, धारा 22। मूल अधिकारों की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। हालांकि मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन अधिकारों की आलोचना भी की जाती है। आलोचनाएं मुख्य रूप से उनके व्यावहारिक कार्यान्वयन और संविधान में निहित सीमाओं से संबंधित होती हैं। 1. सीमाएं और प्रतिबंध। भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों के अंतर्गत कुछ सीमाएं और प्रतिबंध निर्धारित किए हैं। उदाहरण के तौर पर स्वतंत्रता का अधिकार, धारा 19, कुछ शर्तों के साथ दिया गया है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अशांति को रोकने के उद्देश्य से बोलने की स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार इन अधिकारों को सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील पर सख्त सीमा तक प्रतिबंधित किया जा सकता है। 2. मूल अधिकारों का सही उपयोग नहीं। कई बार लोग अपने मूल अधिकारों का गलत तरीके से उपयोग करते हैं, जिससे समाज में विकृति और संवैधानिक उल्लंघन की स्थिति पैदा हो सकती है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता का अधिकार का दुरुपयोग किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के उल्लंघन के रूप में हो सकता है। 3. राज्य और कानून के हस्तक्षेप की आवश्यकता। आलोचक यह तर्क देते हैं कि कानून और राज्य को अधिक नियंत्रण और हस्तक्षेप करना चाहिए, खासकर जब यह मूल अधिकारों के सीमित उपयोग से संबंधित हो। कभी कभी यह देखा जाता है कि सरकार या अन्य संस्थाएं संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारों का पालन नहीं करती हैं, जिससे यह अधिकार अप्रभावी हो सकते हैं। अपर्याप्त सुरक्षा। मूल अधिकारों की कानूनी सुरक्षा पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकती है। कई बार जब नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उन्हें न्याय दिलाने में काफी समय लगता है। न्यायपालिका पर दबाव, साक्ष्यों की कमी और कानूनी प्रक्रिया की जटिलता के कारण मूल अधिकारों का कार्यान्वयन धीमा हो जाता है। 5. सामाजिक असमानताएं। हालांकि मूल अधिकार समानता और न्याय का दावा करते हैं, लेकिन भारत में सामाजिक असमानताएं जैसे जातिवाद, लिंग भेदभाव आज भी जीवित हैं। मूल अधिकारों के बावजूद समाज में सामाजिक भेदभाव का निरंतर अस्तित्व प्रभावी कानूनी सुरक्षा की कमी को दर्शाता है। 6. अल्पसंख्यकों और आदिवासी समुदायों की स्थिति। मूल अधिकारों के लागू होने के बावजूद अल्पसंख्यक समुदायों और आदिवासी लोगों को अपनी स्थिति में सुधार नहीं मिल पा रहा है। उनका मौलिक अधिकारों का पालन सुनिश्चित करने में सरकार को और अधिक काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन समुदायों को शोषण, भेदभाव और विकसित नहीं हो पाने की समस्या होती है। 7. राजनीतिक लाभ का मामला। कई आलोचकों का कहना है कि मूल अधिकार कभी-कभी राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किए जाते हैं। राजनेता अक्सर मूल अधिकारों का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए करते हैं, जिसका वास्तविक नागरिकों पर प्रभाव नहीं होता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। मूल अधिकार भारतीय संविधान का मूल आधार हैं, जो नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार प्रदान करते हैं।
इन अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। हालांकि इन अधिकारों की आलोचना भी की जाती है क्योंकि उनकी प्रभावशीलता पर कई बार प्रश्न उठते हैं। मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, अवसरों में असमानता हो सकती है और उनके कानूनी कार्यान्वयन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बावजूद इसके, यह अधिकार भारतीय लोकतंत्र में एक सशक्त नागरिक समाज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। 14 आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 30 भारतीय संविधान के धारा 14, धारा 15, धारा 16 और धारा 30 भारतीय नागरिकों को समानता, गैर भेदभाव और संवैधानिक अधिकारों के तहत विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। इन धाराओं का उद्देश्य समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करना है और यह सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। 1. धारा 14 कानून के समक्ष समानता, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। धारा 14 भारतीय संविधान में यह सुनिश्चित करती है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे। इसका मतलब है कि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और सभी को कानून द्वारा समान रूप से देखा जाएगा, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग से संबंधित हो। मुख्य बिंदु: समानता का अधिकार, हर नागरिक को कानून की नज़र में समान अधिकार प्राप्त हैं। कोई भी व्यक्ति या समुदाय कानून से ऊपर नहीं हो सकता। अधिकारों का संरक्षण: यदि किसी को समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, धारा 32 के तहत। 2. धारा 15 भेदभाव निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। धारा 15 भारतीय नागरिकों को किसी भी प्रकार के धार्मिक, जातिगत, लिंग, भाषा या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा देती है। इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न करें। मुख्य बिंदु: कोई भेदभाव नहीं, राज्य धर्म, जाति, लिंग, वर्ग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। विशेष प्रावधान: राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपाय कर सकता है, जैसे सामाजिक न्याय, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा सकती हैं। 3. धारा 16 सरकारी सेवाओं में समान अवसर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। धारा 16 सरकारी नौकरी में समान अवसर की गारंटी देती है। यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी नागरिक को सरकारी सेवा में नौकरी के अवसर में भेदभाव का सामना नहीं करना पड़े। यह धारा समान अवसर और समान अवसर की नीति की स्थापना करती है। मुख्य बिंदु: समान अवसर, सभी नागरिकों को सरकारी सेवाओं में समान अवसर प्राप्त होंगे। आरक्षण: पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है, धारा 16(4). किसी भी प्रकार का भेदभाव धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। 4. धारा 30 अल्पसंख्यकों के अधिकार, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। धारा 30 विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों को उनके शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार प्रदान करती है। यह अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति, भाषा और धार्मिक पहचान को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। मुख्य बिंदु: अल्पसंख्यकों को अधिकार, किसी भी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी संस्कृति और धार्मिक पहचान के अनुसार शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। शैक्षिक संस्थान संचालित करने का अधिकार, अल्पसंख्यक समुदायों को अपने संस्थानों का संचालन करने का भी अधिकार है, जिसमें उन्हें सरकार से कोई हस्तक्षेप नहीं करना होगा। 15. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी,
भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ये तत्व सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि वह किस प्रकार से समाज में सामाजिक न्याय, समानता और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। ये निर्देशक तत्व संविधान में एक दृष्टिकोण के रूप में रखे गए हैं, जिनका उद्देश्य राज्य को नीति निर्धारण और योजनाओं के निर्माण में सही दिशा प्रदान करना है। राज्य नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं और ये अनिवार्य नहीं हैं, बल्कि सुझाव के रूप में होते हैं। हालांकि इन्हें लागू करने में सरकार का कर्तव्य होता है, लेकिन इनकी अवहेलना करने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इन तत्वों का मुख्य उद्देश्य समाज में समाजवादी दृष्टिकोण की स्थापना करना है, जिसमें समानता, न्याय और कल्याण की भावना हो। राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य। राज्य नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जिसमें समाजवादी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित नीति बनानी हो। ये तत्व राज्य को निम्नलिखित उद्देश्यों की ओर प्रेरित करते हैं। सामाजिक और आर्थिक समानता का प्रोत्साहन, गरीबी उन्मूलन और शोषण के खिलाफ संघर्ष, समान अवसर और समाज में भेदभाव के खिलाफ काम करना, श्रमिकों और गरीबों के अधिकारों का संरक्षण, सार्वजनिक कल्याण योजनाओं की शुरुआत और उनकी कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उपायों को बढ़ावा देना। राज्य नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी। संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 1. सामाजिक न्याय से संबंधित तत्व, सोशल जस्टिस रिलेटेड प्रिंसिपल्स। इन तत्वों का उद्देश्य समाज में समानता, समान अवसर और समाज के पिछड़े वर्गों का उत्थान है। इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। अत्याचार का उन्मूलन। अनुच्छेद 38 उदास माली राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिलें और किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। गरीबों और कमजोर वर्गों का कल्याण। अनुच्छेद 39 उदास स्माइली राज्य को गरीबों, श्रमिकों और किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। बालकों और माताओं का संरक्षण। अनुच्छेद 39 राज्य को बालकों और माताओं की भलाई के लिए नीतियां बनानी चाहिए ताकि उन्हें उचित सुरक्षा और देखभाल मिल सके। 2. आर्थिक न्याय से संबंधित तत्व, इकोनॉमिक जस्टिस रिलेटेड प्रिंसिपल्स। आर्थिक न्याय के तत्व राज्य से यह अपेक्षा करते हैं कि वह समान आर्थिक अवसर, स्वतंत्रता और संपत्ति वितरण में समानता सुनिश्चित करे। संपत्ति का समान वितरण। अनुच्छेद 39 बी राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संपत्ति का वितरण समान रूप से हो, जिससे गरीबों और श्रमिकों को लाभ पहुंचे। आर्थिक संसाधनों का संरक्षण। अनुच्छेद 39 सी राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए हो। 3. श्रमिकों और कार्यकर्ताओं के अधिकार, वर्कर्स राइट्स। राज्य नीति निर्देशक तत्व में श्रमिकों के अधिकारों और उनके कल्याण की दिशा में भी सुझाव दिए गए हैं। श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा। अनुच्छेद 43 उदास स्माइली राज्य को श्रमिकों को मानवाधिकार और मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी। अनुच्छेद 43 राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी मिले और उनके कामकाजी परिस्थितियों में सुधार हो। 4. स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार, हेल्थ एंड एजुकेशन रिलेटेड प्रिंसिपल्स। राज्य को नागरिकों के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए नीतियां बनानी चाहिए। शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 41 उदास माली राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। स्वास्थ्य की सुविधाएं। अनुच्छेद 47 उदास स्माइली राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नागरिकों को उचित चिकित्सा सुविधाएं मिलें। 5. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, कॉन्जर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। राज्य को प्राकृतिक संसाधनों,
जैसे जल, जंगल और भूमि का संरक्षण करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। पर्यावरण का संरक्षण अनुच्छेद 48 राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। 6. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। राज्य नीति निर्देशक तत्वों में यह भी उल्लेख है कि राज्य को अपनी संस्कृति और शिक्षा की दिशा में नीतियां बनानी चाहिए। संस्कृति और भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 51 अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृति और भाषा का संरक्षण करना। राज्य नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, न्याय और समानता को सुनिश्चित करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, संविधान के समाजवादी दृष्टिकोण को लागू करना, सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना जिससे समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग को लाभ सके, लोक कल्याण के लिए योजनाओं का निर्माण और उनका पालन करना। राज्य नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना, अनुशासनात्मक और गैर बलकारी राज्य नीति निर्देशक तत्व कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, इसलिए इनका पालन करना सरकार के लिए वैकल्पिक होता है और यदि राज्य इनका पालन नहीं करता है तो कोई कानूनी दंड नहीं होता। संसाधनों की कमी, कई बार राज्य के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते जिससे इन तत्वों को लागू करना मुश्किल हो जाता है। राजनीतिक लाभ, कभी कभी इन तत्वों का पालन राजनीतिक कारणों से नहीं किया जाता और केवल चुनावी वादे के रूप में ही दिखाए जाते हैं। निष्कर्ष, राज्य नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में समाजवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए दिए गए हैं। ये तत्व राज्य को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कल्याण के लिए नीतियां बनाने और लागू करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हालांकि इनका पालन कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, फिर भी ये नागरिकों के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन तत्वों के माध्यम से भारत में समानता, न्याय और समाजवादी सिद्धांत की दिशा में कई योजनाओं और नीतियों की नींव रखी गई है। 16 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसे RT अधिनियम भी कहा जाता है, भारतीय संविधान के धारा 21A के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करने वाला एक ऐतिहासिक कदम था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ और इसका उद्देश्य सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। यह अधिनियम भारत में बच्चों की शिक्षा को संवैधानिक अधिकार बना देता है। निष्कर्ष, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा के स्तर में सुधार, इस अधिनियम का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षा के गुणवत्ता और सुविधाओं में सुधार करना है। समानता और समावेशिता, यह सुनिश्चित करता है कि हर बच्चा, चाहे वह किसी भी सामाजिक आर्थिक स्थिति, जाति, धर्म या लिंग से हो, शिक्षा प्राप्त करे। मुख्य विशेषताएं और प्रावधान। अधिकार का दायरा, कवरेज ऑफ राइट्स, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह कानून लागू होता है। इसका मतलब है कि जो बच्चे इस उम्र में आते हैं, उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा से लेकर कक्षा 8 तक, 8वीं कक्षा तक होती है। मुफ्त शिक्षा, फ्री एजुकेशन। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगी। इसमें प्रवेश शुल्क, कक्षा शुल्क, पुस्तकें, कपड़े आदि की कोई भी वसूली नहीं की जाएगी। निजी स्कूलों में भी गरीब बच्चों के लिए 25% आरक्षण दिया गया है। सभी स्कूलों का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्कूल्स। यह अधिनियम सभी स्कूलों को मानक स्थापित करने के लिए बाध्य करता है। इसमें स्कूलों की भौतिक संरचना,
शिक्षकों की योग्यता, शिक्षण पद्धति और शिक्षा के संसाधन शामिल हैं। शिक्षकों की नियुक्ति और उनके अधिकारों की भी स्पष्ट रूप से परिभाषा दी गई है। शिक्षक पात्रता, टीचर क्वालिफिकेशन। शिक्षकों के लिए भी स्पष्ट मानक निर्धारित किए गए हैं। शिक्षक प्रशिक्षण और उनकी योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम आवश्यक कदम उठाता है। शिक्षक बनने के लिए उन्हें टीईटी, टीचर एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा। विद्यालयों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि विद्यालयों में बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही रहे। स्कूलों में बच्चों के लिए खेलकूद, स्वास्थ्य सुविधाएं और संवेदनशीलता सुनिश्चित की जाती है। विद्यालयों में समावेशिता, इंक्लूसिविटी इन स्कूल्स। यह अधिनियम विशेष रूप से विकलांग बच्चों, अल्पसंख्यक समुदायों और समाज के वंचित वर्गों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चे, चाहे वे किसी भी समुदाय से हों, शिक्षा प्राप्त करें। स्वतंत्रता और स्वायत्तता, ऑटोनॉमी ऑफ स्कूल्स। सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों को स्वतंत्रता दी जाती है कि वे अपने शिक्षण पद्धति और संसाधनों को कैसे व्यवस्थित करें, बशर्ते वे शिक्षा के मानकों का पालन करें। कक्षा 8 तक शिक्षा की अनिवार्यता, कंपल्सरी एजुकेशन टिल क्लास 8। अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। इसके बाद बच्चे अगर स्कूल छोड़ते हैं तो उनके माता पिता पर कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन राज्य सरकारों का प्रयास होता है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलवाया जाए। संकल्पना का पालन, कंप्लायंस। राज्य और केंद्र सरकारें इस अधिनियम के पालन के लिए नियमित निरीक्षण करती हैं। यदि स्कूलों या अन्य शिक्षा संस्थानों द्वारा निर्धारित मानकों का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें सजा मिल सकती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रमुख लाभ। समान अवसर। यह अधिनियम गरीब और पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षा में समान अवसर प्रदान करता है। सामाजिक सुधार। यह अधिनियम सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है और जातिवाद, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त करने का प्रयास करता है। प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता। सरकारी स्कूलों और शिक्षा प्रणालियों की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार। इस अधिनियम के माध्यम से ग्रामीण इलाकों और दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा मिला है। शिक्षकों का स्तर बढ़ाना। यह अधिनियम शिक्षकों की पात्रता और प्रशिक्षण को सुनिश्चित करता है। समस्याएं और आलोचनाएं। शिक्षकों की कमी। भारत में शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया धीमी होने के कारण कई राज्यों में शिक्षक का अभाव है। गुणवत्ता का मुद्दा। मुफ्त शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन गुणवत्ता में सुधार करने में चुनौती बनी हुई है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। निजी स्कूलों का दबाव। कुछ आलोचक यह मानते हैं कि निजी स्कूलों में 25% आरक्षण लागू करना उनके लिए एक आर्थिक दबाव बन सकता है। इससे कुछ निजी स्कूलों की ओर से छोटी फीस संरचना की चुनौती सामने आई है। प्रवेश की अड़चनें। गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया और मानक उनके लिए एक बड़ी अड़चन हो सकती है। आरक्षण के बावजूद सभी बच्चों को समान अवसर मिलना मुश्किल हो सकता है। निष्कर्ष। यह अधिनियम बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का वचन देता है और भारतीय समाज में समानता, समाजवाद और लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। हालांकि इसका सफल कार्यान्वयन कुछ समस्याओं का सामना करता है, फिर भी यह शिक्षा के क्षेत्र में एक मूलभूत सुधार का प्रतीक है और गरीबी और विभाजन को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 17. Describe the rights of children, role of teacher, school management, curriculum and evaluation.
एक, बच्चों के अधिकार, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के अधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो प्रत्येक बच्चे को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान अवसरों से युक्त जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। भारत में यह अधिकार मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि अंतर्गत और भारतीय संविधान के तहत संरक्षित हैं। इनमें शामिल हैं जीवन और विकास का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आरटी अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, शोषण, बाल मजदूरी, बाल विवाह आदि से भागीदारी का अधिकार, अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार। 2, शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर, संवेदनशीलता और जागरूकता, बच्चों के अधिकारों के प्रति स्वयं जागरूक रहना और छात्रों में जागरूकता पैदा करना। समान व्यवहार, सभी बच्चों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करना। सुरक्षित और अनुकूल वातावरण, एक ऐसा वातावरण तैयार करना जहां बच्चा भयमुक्त होकर अपनी बात कह सके। बच्चों की भागीदारी को प्रोत्साहन, बच्चों की राय को सुनना और उन्हें निर्णयों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। 3, स्कूल प्रबंधन की भूमिका, रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, नीतियां और नियम, स्कूल की नीतियों में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। सुरक्षित वातावरण, स्कूल को हिंसा, दुर्व्यवहार और भेदभाव से मुक्त रखना। शिकायत निवारण तंत्र, बच्चों की शिकायतों को सुनने और हल करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली बनाना। समावेशी शिक्षा, दिव्यांग, वंचित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना। टीचरों और स्टाफ को प्रशिक्षण, बच्चों के अधिकारों से संबंधित नियमित प्रशिक्षण आयोजित करना। 4, पाठ्यक्रम की भूमिका, रोल ऑफ करिकुलम, मूल्य आधारित शिक्षा, पाठ्यक्रम में मानवाधिकार, बाल अधिकार, समानता, सहानुभूति जैसे मूल्यों को शामिल करना। संवेदनशील विषय वस्तु, जाति, लिंग, भाषा, धर्म आदि के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। सामाजिक शिक्षा, बच्चों को उनके अधिकार, कर्तव्य और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देना। बाल केंद्रित दृष्टिकोण, पाठ्यक्रम को बच्चों की रुचियों और क्षमताओं के अनुसार बना। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा केवल एक संवैधानिक आवश्यकता ही नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। शिक्षक, स्कूल प्रबंधन, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणाली सभी को मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें हर बच्चा सम्मान, सुरक्षा, समानता और विकास के अवसर पा सके। 18, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टीचर, शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ द टीचर, विस्तार से। 1, शिक्षक के रूप में मार्गदर्शक, गाइड। शिक्षक विद्यार्थियों को न केवल पाठ्यक्रम सिखाता है, बल्कि उन्हें जीवन की राह भी दिखाता है। उन्हें सही निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता है। 2, ज्ञानदाता, फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज। शिक्षक विद्यार्थियों को उनके स्तर और समझ के अनुसार ज्ञान प्रदान करता है। आधुनिक तकनीकों, उदाहरणों और अनुभवों के माध्यम से विषयों को रोचक और व्यावहारिक बनाता है। 3, प्रेरक, मोटिवेटर। बच्चों में आत्मविश्वास, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा को बढ़ावा देता है। असफल होने पर उन्हें निराश न होकर फिर से प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। 4, समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर। शिक्षक सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों और असमानताओं के खिलाफ बच्चों को जागरूक करता है। समानता, भाईचारा और सहिष्णुता जैसे सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा है। 5, नेता, लीडर। कक्षा में अनुशासन बनाए रखता है। टीम वर्क, नेतृत्व और सहकारिता के गुण विकसित करता है। 6, मूल्यों के संवाहक, वैल्यू एजुकेटर। नैतिक शिक्षा, ईमानदारी, समय का सदुपयोग, सहानुभूति, करुणा आदि मूल्यों का विकास करता है। बच्चों को अच्छे नागरिक और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है।
7 प्रशिक्षक ट्रेनर। शिक्षक केवल किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि विद्यार्थियों की व्यवहारिक, भाषाई, संप्रेषण एवं सामाजिक क्षमताओं को भी विकसित करता है। 8 बाल मनोविज्ञानी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। बच्चों की मानसिक अवस्था, उनकी रुचियों, क्षमताओं और समस्याओं को समझता है। उनके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को अनुकूल बनाता है। शिक्षक की जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टीचर, विस्तार से। 1 गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करना। विषय की पूरी तैयारी के साथ कक्षा में जाना। समय का सही प्रबंधन करते हुए हर विद्यार्थी तक पहुंच बनाना। 2 विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। कमजोर बच्चों की सहायता करना। प्रतिभाशाली बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य देना। 3 अनुशासन बनाए रखना। कक्षा में शांतिपूर्ण और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना। समय पालन, आदर और अनुशासन की आदतें विकसित करना। 4 नैतिक आचरण करना। शिक्षक स्वयं एक रोल मॉडल होता है, अतः उसे अपने व्यवहार और भाषा का ध्यान रखना चाहिए। पक्षपात रहित और ईमानदारी से काम करना। 5 मूल्यांकन करना। नियमित मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों की प्रगति पर नजर रखना। समय समय पर फीडबैक देना और सुधार के सुझाव देना। 6 अभिभावकों से संवाद बनाए रखना। समय समय पर बच्चों की प्रगति की जानकारी देना। अभिभावकों के सुझावों और चिंताओं को गंभीरता से लेना। 7 पेशेवर विकास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। स्वयं भी नए शिक्षण तकनीकों और ज्ञान से अपडेट रहना। सेमिनार, वर्कशॉप और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना। 8 समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशील रहना। सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देना। निष्कर्ष, कंक्लूजन। शिक्षक की भूमिका केवल एक विषय पढ़ाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह एक राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षक का आचरण, दृष्टिकोण, ज्ञान और प्रतिबद्धता ही भविष्य की पीढ़ियों को आकार देती है। इसलिए एक शिक्षक का दायित्व समाज और राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। 19 स्कूल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। स्कूल शासन और प्रबंधन। स्कूल शासन और प्रबंधन, स्कूल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। विस्तृत विवरण। 1 स्कूल शासन, स्कूल गवर्नेंस क्या है? परिभाषा। स्कूल शासन का अर्थ है स्कूल से संबंधित सभी नीतियों, नियमों और निर्णयों को बनाना और उन्हें लागू करना। इसमें स्कूल के उद्देश्यों, मिशन, मूल्यों और दिशा को निर्धारित करने की प्रक्रिया शामिल होती है। 8 मुख्य अंग। स्कूल प्रबंधन समिति, एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। विद्यालय विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान। शासन स्तर पर नीतियां और उनका निरीक्षण। लक्ष्य, स्कूल की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। सभी हितधारकों, शिक्षक, छात्र, अभिभावक, समुदाय को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना। शिक्षा की गुणवत्ता और समता को बढ़ाना। 2 स्कूल प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट क्या है? परिभाषा। स्कूल प्रबंधन का तात्पर्य है विद्यालय में दैनिक गतिविधियों, संसाधनों, समय, मानव संसाधन और प्रशासनिक कार्यों का संचालन व नियंत्रण। मुख्य क्रियाएं: शैक्षिक और प्रशासनिक योजना बनाना। संसाधनों का प्रभावी उपयोग। शिक्षकों और कर्मचारियों का समन्वय। छात्रों की देखभाल और प्रगति की निगरानी। लक्ष्य, शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालित करना। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। एक सुरक्षित, अनुकूल और अनुशासित वातावरण बनाना। स्कूल शासन और प्रबंधन के प्रमुख घटक, की कंपोनेंट्स। 1 विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी। इसमें माता-पिता, शिक्षक, प्रधानाध्यापक और समुदाय के सदस्य शामिल होते हैं। यह समिति स्कूल की योजना, निगरानी और विकास के लिए उत्तरदायी होती है।
एसएनसी के गठन का उद्देश्य स्कूल को समुदाय से जोड़ना और पारदर्शिता बनाए रखना होता है। 2 प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल की भूमिका। स्कूल प्रशासन का प्रमुख होता है। शिक्षकों का मार्गदर्शन करता है, विद्यार्थियों की निगरानी करता है। एसएनसी शिक्षा विभाग और समुदाय के साथ समन्वय बनाए रखता है। 3 शिक्षकों की भूमिका। पढ़ाई के अलावा छात्रों के विकास, मूल्यांकन और अनुशासन बनाए रखने में भागीदारी। स्कूल की योजनाओं और गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी। 4 विद्यालय विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान एसडीपी। यह एक दस्तावेज होता है जिसमें स्कूल की वर्तमान स्थिति, आवश्यकताएं, लक्ष्य और योजनाएं होती हैं। इसे एसएनसी द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें सभी हितधारकों की राय शामिल होती है। आधुनिक पाठ्यक्रम की विशेषताएं। बाल केंद्रितता, चाइल्ड सेंट्रिक, बच्चे की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया। समावेशी, इंक्लूसिव, सभी वर्गों, लिंगों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया। जीवनोपयोगी शिक्षा, ज्ञान के साथ साथ जीवन कौशल, सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक विकास पर बल। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्थानीय आवश्यकताओं और छात्रों के परिवेश के अनुसार बदलाव की गुंजाइश। मूल्य आधारित शिक्षा, वैल्यू बेस्ड पाठ्यक्रम में नैतिकता, सहिष्णुता, करुणा, समानता जैसे मूल्यों का समावेश। 2 मूल्यांकन इवैल्यूएशन क्या है? परिभाषा। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह जाना जाता है कि विद्यार्थी ने क्या सीखा, कितना सीखा और उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। यह केवल अंक देना नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को समझना है। आधुनिक मूल्यांकन की विशेषताएं। समग्र मूल्यांकन, कॉम्प्रिहेंसिव, केवल अकादमिक नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास का भी आकलन। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, सीसीई, छात्र की प्रगति का नियमित और विविध तरीकों से मूल्यांकन। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की अनिवार्यताएं, इम्पेरेटिव्स। क्रम अनिवार्यता विवरण। एक बच्चा केंद्रित शिक्षा पाठ्यक्रम और मूल्यांकन को छात्रों की रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप बनाना। 2 समावेशिता, हर प्रकार के छात्र जैसे दिव्यांग, वंचित वर्ग, ग्रामीण पृष्ठभूमि आदि के लिए समान अवसर देना। 3 संपूर्ण विकास, केवल ज्ञान नहीं बल्कि नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास को महत्व देना। 4 सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान, मूल्यांकन सिर्फ परिणामों का नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया का भी विश्लेषण करे। 5 शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षकों को नई मूल्यांकन विधियों और पाठ्यक्रम में हो रहे परिवर्तनों की जानकारी देना। 6 तकनीक का एकीकरण, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में डिजिटल टूल्स, ई लर्निंग और तकनीकी सहायता का प्रयोग। 7 स्थानीय और वैश्विक आवश्यकताएं, पाठ्यक्रम में स्थानीय संस्कृति के साथ वैश्विक दृष्टिकोण को शामिल करना। 8 नैतिक और नागरिक शिक्षा, समाज में उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए नैतिक शिक्षा का समावेश। पाठ्यक्रम। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।